Hi student, how are you today? Student, in the last lecture we discussed about the certain modification in the animals, जिसमें हमने अंटार्कटिक्स जो फिशेस पाई जाती हैं वो कोल्ड कंडीशन में कैसे सर्वाइव करती हैं और उनमें कौन से केमिकल्स सीक्रेट होते हैं उसके बारे में स्टडी करिए, राइट? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इकोलोकेशन. इकोलोकेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन जो बैट्स में पाए जाते हैं. ओके, सो इकोलोकेशन इज द टेक्निक बाय विच द बैट्स प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड that generate echoes after straying to the various object. ये जो echoes वो साउंड का प्रोडक्शन करते हैं वो सरफेस से टकरा के इनके पास पहुंचती है और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोनार रेडिएशन में किया जाता है. सोनार, ठीक है. सोनार क्या है? आपको शायद आइडिया होगा कि ज़मीन के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं या वाटर के अंदर जो भी लेयरिंग है, सरफेस वहाँ पर कैसे है, तो उसकी एक इमेज बनाने के लिए सोनार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. दैट सेम टेक्नोलॉजी इज़ यूजिंग बाय द बैट्स. बैट्स में ये इको पाया जाता है. तो हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इकोलोकेशन. आवाज ना करो भाई. सो द इकोलोकेशन इज यूज्ड बाय द बैट्स. तो एग्जांपल लिख लीजिए, बैट यूजिंग फ्रीक्वेंसी हाई प्रोड्यूसिंग high frequency to analyzing the object कि उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट है, sound that generate इको. ठीक है, ये टकराकर वापस आती हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट से और इसी वजह से ये इको विच वर्क एज अ प्रिंसिपल ऑफ सोनार. वर्क एज सोनार. ओके, तो जो भी रेडिएशंस या इकोज उनके पास तक आते हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी, उनसे ये अपने पाथ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट आता है एडाप्टेशन ऑफ वाटर स्कैरसिटी. एडाप्टेशन ऑफ वाटर स्कैरसिटी. ओके, वाटर स्कैरसिटी के केस में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंगारू रैट. ठीक है, एक्चुअली दीज एनिमल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज एंड दे हैव अ टू टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन. एक वो जो जिनके अंदर ये एबिलिटी रहती है कि वो इस कंडीशन को टॉलरेट कर सकें बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ वाटर लॉस. ठीक है, और दूसरे वो जो अपनी बॉडी से, ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर को जनरेट कर सके. तो इस तरह से दो कंडीशन पाई जाती है. फर्स्ट कंडीशन है टू चेक द लॉस ऑफ वाटर. ठीक है,
ये पानी को रिड्यूस कर देते हैं जिससे कि इनका लॉस कम से कम हो सके। फर्स्ट कंडीशन जिसको हम कहते हैं एबिलिटी टू टॉलरेट। फर्स्ट है एबिलिटी टू टॉलरेट, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है एबिलिटी टू रिड्यूस द वाटर लॉस। एबिलिटी टू रिड्यूस द वाटर लॉस। So these are two main condition। या तो हम वाटर को टॉलरेट कर सकें, पानी ना होने की बाद भी हम उस कंडीशन को टॉलरेट कर सकें और रह सके ड्राई कंडीशन के लिए। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंगारू रैट। एग्जाम्पल कंगारू रैट। ये अपनी लाइफ में कभी भी वाटर को ड्रिंक नहीं करता, ठीक है। और ये पूरी तरह से डेजर्ट कंडीशन के लिए परफेक्ट एनिमल है, वाटर का लॉस बिल्कुल होने नहीं देता, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग द एबिलिटी टू रिड्यूस द वाटर लॉस। इसमें क्या होता है कि 90% वाटर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है, और 10% इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द फूड। तो इस कंडीशन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको रखा जाता है एबिलिटी टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर या लॉस ऑफ वाटर। तो इसमें आते हैं कैमल्स, ठीक है। कैमल्स कैमल के केस में क्या होता है कि ये 90% वाटर का प्रोडक्शन मेटाबॉलिक एक्टिविटी से परफॉर्म कर लेते हैं, सिर्फ 10% ही वो फूड पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो दीज आर सर्टेन मॉडिफिकेशन विच यू कैन सी इन द एनिमल्स। नेक्स्ट आता है हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ये एक फिनोलॉजिकल एडाप्टेशन है जिसको हम देख सकते हैं। हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ओके, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन जो इकोथर्मल एनिमल्स हैं जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, फ्रॉग्स, ये हाइबरनेशन शो करते हैं विंटर में। इसी को हम कहते हैं विंटर स्लीप। इन द केस ऑफ फ्रॉग के केस में क्या होता है, दे अंडरगो स्लीपिंग कंडीशन ड्यूरिंग द विंटर। इसे हम विंटर स्लीप भी कहते हैं, ठीक है। और विंटर स्लीप को ही हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हाइबरनेशन। बिकॉज द फ्रॉग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए यानी गर्म रखने के लिए ये हाइबरनेशन में चला जाता है विंटर सीजन में। एंड they undergo in the summer sleep। ड्यूरिंग हॉट कंडीशन, जब ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये बॉडी के टेम्परेचर को वापस मेंटेन करने के लिए समर स्लीप में चले जाते हैं और इसी को कहते हैं एस्टिवेशन।
तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ये सीजनल स्लीपिंग कंडीशन है जिसको हम एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। द मेन पर्पज बिहाइंड दैट टू मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। इसका एक ही पर्पज है, टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। लिख लीजिए ब्रैकेट में, शॉर्टकट में, to maintain the body temperature. So this is all about the modification in the animals. Now heading डाल दीजिए population. Now heading डाल दीजिए population. Try to understand what is population. The total number of interbreeding individuals of a species found in a particular area is known as population. यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकें और अपनी स्पीसीज़ को कंटिन्यू रख सकें, उन्हीं को हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, राइट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। हेडिंग डाल दीजिए, व्हाट इज डेमोग्राफी। Demography is what? It is the scientific study of human population. Scientific study of human population. Okay. इसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। हेडिंग डाल दीजिए, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट इज द characteristics of population? Yeah. So what is the population characteristics? First आता है population density. Heading डाल दीजिए, population density. Okay. So the number of individuals of a species present in a per unit area, किसी भी species की per unit area जितनी quantity पाई जाती है उसी को हम कहते हैं population density। लिख लीजिए, population density को इस तरह से define किया जा सकता है, the population of a particular species। वैसे species के ग्रुप को ही हम पॉपुलेशन कहते हैं और इसमें पॉपुलेशन का मतलब ये एक ही स्पीसीज़ की काउंटिंग होती है, यानी एक ही स्पीसीज़ के जितने मेंबर्स हैं उनको ऑल टुगेदर हम पॉपुलेशन कहते हैं। सो इन दिस केस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of a species present in per unit area or space in given time, that means
किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, देन इट इज़ नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। इसी को हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 200 पार्थेनियम प्लांट इन अ एरिया, ठीक है, एंड सिंगल ह्यूज पेनियान ट्री विद अ लार्ज कैनोपी, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कि अगर किसी एरिया में हम देखें कि कितने पार्थेनियम है, सपोज़ हमने एक स्क्वायर एरिया चुना, तो हमने काउंटिंग करी किसी पर्टिकुलर डेट में, तो हमने पाया कि वहाँ पर 200 पार्थेनियम इस पर्टिकुलर यानी एक स्क्वायर फीट एरिया में मौजूद है, राइट। तो उस टाइम की ये पॉपुलेशन डेंसिटी हुई। और किसी भी एरिया में फॉर एग्जांपल ह्यूज बेनियान ट्री है, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी एक ही ट्री की वजह से हो गई, यानी पर स्क्वायर एरिया में कितने प्लांट मौजूद हैं, अगर एक है तो एक। सो इन सच केसेस, ओके, द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसको हम काउंट कैसे करते हैं इसका फार्मूला है पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू एन अपॉन एस, ठीक है। एन क्या है? इट इज़ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की, और यस रिप्रेजेंट करता है स्पेस को, कितना स्पेस मौजूद है। दैट इज द फार्मूला बाय विच यू कैन फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ओके। नेक्स्ट आता है एज पिरामिड। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ अ पॉपुलेशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग डाल दीजिए एज पिरामिड। ये सेकेंड कैरेक्टर है, एज पिरामिड। नाउ इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन अ पॉपुलेशन। ये तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। और these pyramid have been recognized as a triangular, bell shaped and urn shaped। तो इस पिरामिड को हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये तीन तरह के पाए जाते हैं। फर्स्ट है ट्रायंगुलर, यहाँ से बाइफर्केशन कर देते हैं। एज पिरामिड फर्स्ट इज ट्रायंगुलर। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है बेल शेप्ड। एंड थर्ड कौन सा आता है? थर्ड इज नोन एज अर्न शेप्ड। अर्न शेप्ड। ये तीन बेसिक मॉडल्स हैं। मैं डायग्राम बनाता हूँ वन बाय वन। ट्रायंगुलर का डायग्राम कैसे बनेगा? जस्ट लाइक दैट। These are different blocks. जस्ट लाइक स्टेयर्स, ये पिरामिड बन जाता है। ओके, नाउ व्हाट इट रिप्रेजेंट, इसमें कुछ खास रिप्रेजेंटेशंस है, जैसे कि ये नीचे का हिस्सा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को शो कर रहा
इसे हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ के फॉर्म में भी देख सकते हैं। इसके ऊपर के हिस्से को हम प्रोडक्टिव और इसके ऊपर के हिस्से को हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, ये एग्जाम्पल है ट्रायंगुलर, जो एग्जाम्पल है एज पिरामिड का, ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का है। यहाँ लिख लीजिए एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। ठीक है, इसके जस्ट वर्क का जो फेज है ये है रिप्रोडक्टिव, so in the case of triangular population, triangular age pyramid, the population is growing. Here you can see expanding, in which the number of pre-reproductive individuals in very large is very large as compared to the reproductive individuals. ठीक है, and the post reproductive individuals are found in top, जिनकी क्वांटिटी सबसे कम पाई जाती है। तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का ग्राफ है। चलिए हम दूसरा डिस्कस करते हैं, जिसको हम कहते हैं बेल शेप्ड। बेल शेप्ड ओके। बेल शेप्ड जो ग्राफ है, इसको हम काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पॉपुलेशन का कंसीडर करते हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। ओके, स्लाइटली इंक्रीजिंग है, स्लाइटली, नॉट एग्जैक्टली सेम, जिससे बेल शेप का अपीयरेंस हो। तो ये क्या शो करता है? ये स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ को शो करता है। दैट मीन्स द रिप्रोडक्टिव फेज एंड प्री रिप्रोडक्टिव फेज आर इक्वल। यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव फेज़ है, उनकी क्वांटिटी सेम पाई जाती है, इसलिए जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस होता है, स्टैब्लिश्ड या स्टेबल होता है। नेक्स्ट आता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, जिसको हम अर्न शेप्ड कहते हैं। जस्ट लुक दैट।
Now look at the unshaped pyramid. The unshaped pyramid represent the population of reproductive group is more than the pre-reproductive age. तो अनशेप्ड एज पिरामिड में आपको देखने को मिलता है कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है वो ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर द प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के या एज के जो मेंबर्स हैं. सो द नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इज आल्सो साइजेबल. ठीक है, दस द पॉपुलेशन शोज निगेटिव ग्रोथ. ओके, तो ये एक्सपैंडिंग, स्टेबल एंड हियर नेगेटिव ग्रोथ. ओके